हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट महाराज। जैसे कि रिया ने कहा था कि वो हिमांशु को एयरपोर्ट से पिक करने आई थी। जब वहाँ पर उस बैग लटकाया, मैंने कुर्ती के नीचे कोरियन पैंट पहने, पैरों में वाइट शूज, अपने बालों को खुला छोड़े, सर पर टोपी लगाई हिमांशी आते हुए देखी। रिया आते हुए हिमांशु के देखकर खुद से बोली, इसका तो पूरा सेंस बदल गया। अभी रिया सोच रही थी जब हिमांशी उसके पास आकर बोली, हेलो रिया दी। रिया हिमांशी को देखकर उसे साइड से गले लगाते हुए बोली, यू आर लुकिंग सो कूल एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल। रिया के बाद पर हिमांशी अपना सिर हिला, फॉर्मेलिटी नहीं निभाती। आप ये बताओ कि विप्लव कैसा है। वो तो मैं बताऊंगा ना कि मैं कैसा हूँ, विप्लव ने पिलर के पीछे से बाहर आते हुए कहा। विप्लव को बिल्कुल सही सलामत देखकर हिमांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो हैरान भरी आंखों से उसके सामने आकर बोली, तुम बिल्कुल ठीक हो। हिमांशी की बात पर विप्लव अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, दिख नहीं रहा हूँ क्या। जिसे सुनकर हिमांशी रिया की तरफ देखते हुए बोले, आपने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर रिया अपने दोनों हैंड्स ऑफ करते हुए हिमांशी से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ इस वापी ने करने के लिए कहा था और आफ्टर 1 मंथ मुझसे बात नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। रिया के एक्सप्लेनेशन को सुनकर हिमांशी हल्के गुस्से भरी आंख से विप्लव को घूरने के बाद एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे, जिसे देखकर विप्लव उसके हाथ को आगे बढ़ाकर पकड़ एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है तो हिमांशी सीधा उसके सीने से जा लगती है। विप्लव हिमांशी के अपने सीने से लगते हैं, उसके कमर को कसकर पकड़ से गले लगा लेता है और उसके सिर पर ठुड्डी रखते हुए कहता है, चुपचाप खड़ी रहो। हिमांशी विप्लव की बात सुनकर उसके कमर पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, लिम्पी तुमने झूठ बोला। जिसे सुनकर विप्लव उससे दूर होकर उसकी दोनों बाजू को कसकर पकड़ अपने दांत पीसते हुए बोले, रियली मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोला तो तुम इतना बुरा लगा, और पिछले 1 साल से जो तुमसे बेवकूफ़ बनाकर रखा उसका क्या। विप्लव के हाथ के मजबूत पकड़ को अपने बाजू पर महसूस करते हुए हिमांशी उसके हाथ को दूर करने की कोशिश करते हुए, यू हर्ट मी। जिसे सुनकर रिया विप्लव की तरफ देखते हुए नाराजगी से, वापी तुमने कहा था कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगे। विप्लव रिया के बात सुनकर हिमांशी के बाजू को छोड़े से हिमांशी की तरफ इशारा करता, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा और इस पागल को डेट करूंगा। रिया विप्लव के बात पर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। विप्लव रिया के बात को इग्नोर कर उसे उंगली दिखाते हुए, तू चुप रहा, ये मेरे उस पागल के बीच की बात है। ये होती कौन है मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने वाली, और इसे हक किसने दिया मेरी फीलिंग्स से खेलने का। विप्लव की बात सुनकर हिमांशी नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, मैंने तुम्हारे शट अप, तुम कहना चाहती हो कि तुमने मेरी फीलिंग से नहीं खेला तो क्यों भाभिया बनकर मुझे मैसेज कर रही थी, क्यों लेटर लिख रही थी, बोलो। विप्लव ने हिमांशी की बात को बीच में काटकर गुस्से से कहा। विप्लव के गुस्से भरी आवाज़ पर हिमांशी अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद थी। विप्लव को गुस्से से देखते हुए बोली, क्योंकि मैं किसी को उदास नहीं देख सकती। विप्लव हिमांशी की बात पर अपने भाव में चुचकाते हुए बोला, ठेका लेकर रखा है पूरी दुनिया का, या किसी ने तुमसे कहा मुझे खुश करने के लिए, जो तुमने बेवजह मेरा टाइम वेस्ट किया। अब मुझे असलियत पता चल गई है, जी रहा हूँ ना। तो अगर तुम मुझे लेटर नहीं देते तो मैं जी लेता। हिमांशी विप्लव की बात पर नम आवाज़ में, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसे सुनकर विप्लव हिमांशी की तरफ घूर कर देखने के बाद वहाँ पर ब्लू रोज बुक्के पकड़कर खड़े आदमी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है तो वो आदमी उस बुक्के को लेकर विप्लव के पास आ जाता है। विप्लव उसके हाथ से 99 ब्लू रोजेस का बुक्के लेकर हिमांशी के हाथ में जबरदस्ती पकड़ाते हुए, तुम्हारे लिए, वेलकम टू मुंबई, चलो अब। जिसे सुनकर हिमांशी हैरानी और कंफ्यूज में विप्लव की तरफ देखने, फिर उस बुक्के की तरफ इशारा करते हुए, ये क्यों। विप्लव हिमांशी की बात पर रिया की आंखों पर हाथ रख कर हिमांशी के गाल पर भी किस करते हुए कहता है, वेलकम के टाइम फ्लावर्स देते हैं ना, बस इसलिए। विप्लव की बात पर हिमांशी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए हकला कर उठकर, क्या। विप्लव हिमांशी के हैरान आंखों को देखते हुए आंखें चढ़ाकर बोला, फिर से बताऊं। हिमांशी विप्लव की बात पर जल्दी से अपना सर नहीं में हिला देती है और रिया विप्लव के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए कहती है, मुझे सब दिख रहा है। जिसे सुनकर विप्लव रिया के गाल पर किस करते हुए, लो ले और अच्छे से देख ले, और अब चल, ब्रो का फ़ोन आ गया है। ये सुनकर वहाँ पर खड़ी हिमांशी हैरानी से, तुम कहाँ जा रहे हो। रिया हिमांशी के सवाल पर मुस्कुराते उसके हाथ में हाथ डाल देती है और विप्लव उसके कंधे से बैग लेकर अपने कंधे पर लटकाते हुए कहता है, मैरिज हॉल। विप्लव की बात पर हिमांशी हैरानी से, मैरिज हॉल क्यों। विप्लव हिमांशी के बाद पर आंखें चढ़ाते हुए, मैरिज हॉल में क्या होती है, शादी ना, तो चल रहा है ना शादी के लिए। जिसे सुनकर हिमांशी जल्दी से प्रसाद नहीं में हिलाते हुए, लेकिन हम बिना जान पहचान कर शादी कैसे कर सकते हैं, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पेरेंट्स की रजामंदी है।
हिमांशी की बात सुन रिया और विप्लव उसे देखने लगे जैसे वो कोई एलियन को देख रहे हो। फिर दोनों एकदम से हंसने लगा और उन्हें हंसता हुआ देखकर हिमांशी कंफ्यूज हो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? विप्लव हिमांशी की बात सुन हंसते हुए बोला, हाँ, वेदा तू रख खर्चा, वेदा अहिसा पागल, तो सच में पागल हो। ये सुनकर हिमांशी थोड़ी कंफ्यूज होते बोले, क्या मैं कुछ गलत कहा क्या? रिया हिमांशी की बात पर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, चलो, और तुमने कुछ गलत नहीं कहा। हम मैरिज हॉल शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नहीं, वहाँ पर फैमिली फंक्शन चल रहा है। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए, अब मुझे समझ आ गया। ये कहते हुए वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर विप्लव की नज़र एक छोटे बच्चे पर जाती है जो कि वहाँ पर रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही थी। जिसे देखते हुए विप्लव बैग को अच्छे से एडजस्ट कर अपने कदम बच्चे की तरफ बढ़ा देता है और वहाँ पर आकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रोड क्रॉस करना है? विप्लव के बाद वो बच्चा अपना सिर हिला देता है तो विप्लव उसके हाथ को पकड़ जेब्रा क्रॉसिंग के पास आकर उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प करते हैं और उसे सिग्नल दिखाते हुए कहता है, जो सिग्नल दिख रहा है ना ग्रीन हो, तभी जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस किया करो। जिसे सुनकर बच्चा अपना सर हिला देता है तो विप्लव वापस हिमांशी और रिया के पास आकर कहता है, चलो। ये कहकर विप्लव जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो हिमांशी बैक सीट पर बैठने लगती है, जिस पर रिया कहती है, उसके बगल में जाकर बैठो। ये सुनकर हिमांशी रिया की तरफ देखते हुए बोली, और अगर उसने मुझे डांट दिया तो? रिया हिमांशी की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, वो नहीं डांटेगा, जाओ बैठ जाओ उसके बगल में। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सिर हिलाते हुए जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और रिया आकर बैक सीट पर बैठ जाती है। तो विप्लव हिमांशी की तरफ देखते हुए कहता है, सीट बेल्ट। ये सुनकर हिमांशी जल्दी से सीट बेल्ट खींच कर लगा लेती है और चुपचाप बुक्के को पकड़े बैठ जाती है। जिसे एक नज़र देखने के बाद विप्लव का कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और मैरिज हॉल की तरफ निकल जाता है। रिया बैक सीट पर बैठी उन दोनों को देखते हुए, तुम दोनों कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? हिमांशी रिया के सवाल पर विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी स्टडी का क्या हाल है? विप्लव हिमांशी के सवाल पर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद फिर से ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला, कुछ नहीं, फिलहाल के लिए अपने ब्रो के पैसे से पाल रहा हूँ। विप्लव के जवाब को सुनकर रिया उसके कंधे पर मारते हुए, झूठ क्यों बोल रहा है? फिर हिमांशी की तरफ देखते हुए बोली, गेमिंग में इसे अच्छी खासी इनकम मिल जाती है, इसलिए कुछ भी कहता रहता है। हिमांशी रिया की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए विप्लव की तरफ देखकर बोली, कोरिया से वापस क्यों आ गया? हिमांशी के सवाल पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। विप्लव के डायरेक्ट जवाब को सुनकर हिमांशी उसकी तरफ 2 मिनट देखने के बाद मुंह बनाते हुए बोली, झूठ। विप्लव हिमांशी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, सही कहा, झूठ बोल रहा था, मेरी मर्जी, मैं चाहे कहीं भी पढ़ाई करूं और मैं एक जगह नहीं रुक सकता। हिमांशी विप्लव की बात पर तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक जगह नहीं रख सकते मतलब? विप्लव हिमांशी के सवाल पर उसकी तरफ देख, मतलब मैं किसी एक शहर, सिटी या स्टेट में नहीं रुक सकता, बोर हो जाता हूँ मैं बहुत जल्दी, और लोगों से उनसे भी बोर हो जाते हो, हिमांशी ने पूछा। जिस पर विप्लव स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए हिमांशी से, तुम्हें क्या लगता है? हिमांशी विप्लव के उल्टा जवाब पर रिया की तरफ इशारा करते हुए, अपनी बेस्ट फ्रेंड से तुम अभी तक बोर नहीं हुए तो इंसानों से तो बोर नहीं होते। जिसे सुनकर विप्लव एक नज़र हिमांशी की तरफ देखने के बाद ड्राइविंग सीट पर फोकस करते हुए बोला, पढ़ाई के साथ साथ मुझ पर भी रिसर्च कर रही थी, है ना? हिमांशी विप्लव के सवाल पर हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं तुम पर क्यों रिसर्च करने लगी? विप्लव हिमांशी की बात का कोई जवाब नहीं देता। जब उनके कार आकर मैरिज हॉल के पार्किंग में रुकती है, हिमांशी कार के रुकने पर मैरिज हॉल की तरफ देखती है तो विप्लव सीट बेल्ट खोलते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं। रिया बैक सीट से उतर कर बाहर आती है। जब उसकी नज़र अनमोल पर जाती है जो कि पार्किंग लॉट में ही खड़ा उसका वेट कर रहा था, अनमोल को देखकर रिया उसके सामने आकर बोली, मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अनमोल रिया की बात सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मॉर्निंग में मेरी आंखें खुली और तुम दोनों गायब। मैसेज करके बस कह दिया कि तुम एयरपोर्ट जा रही हो। रिया विप्लव की आवाज़ में नाराज़गी को महसूस कर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो बता कर तो गई थी ना, मुझे उठाने में तुम्हें मौत आ रही थी? अनमोल ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा। जिसके जवाब में रिया अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे क्यों मौत आएगी? जब पीछे से विप्लव आते हुए अनमोल से बोली, मेरी मोटी को क्यों धमका रहे हो? मैं बात कर लूँगा मामू और मामी से। विप्लव की आवाज़ सुनकर अनमोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम बदमाशों के शतरंज मेरी बीवी को बिगाड़ना बंद करो।
विप्लव अनमोल की बात सुना के चढ़ाते हुए, मैंने बिगाड़ा है रिया को? लेकिन मुझे तो नहीं लगता। जिसे सुनकर अनमोल कुछ कहता उससे पहले रिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बाद में चिल्ला लेना हम लोगों पर, लेकिन पहले देखा तो सही कौन आया है, देखो तो सही कौन आया है। ये कहते हुए रिया हिमांशी की तरफ इशारा कर देती। अनमोल एक नज़र रिया को देखने के बाद हिमांशी की तरफ देखते हुए विप्लव से बोला, फाइनली तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई? अनमोल की बात सुन हिमांशी जल्दी से बोली, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। विप्लव हिमांशी की बात पर तिरछी आंखों से उसकी तरफ देखने के बाद अनमोल से बोला, सही कह रही है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। रिया विप्लव की बात पर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, विप्लव क्या सच में तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है? हिमांशी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन क्यों? विप्लव रिया की बात पर हिमांशी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ना दिमाग है ना अक्ल है, इसे गर्लफ्रेंड बनाकर मुझे पागल नहीं होना। हिमांशी विप्लव की बात सुनकर उसे घूर कर बोली, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अपनी सिर्फ इंसल्ट करवाने आई हूँ? जिसे सुनकर विप्लव अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे इंसल्ट भी हुई नहीं है, होना शुरू हो रही है। जो तुमने मेरे साथ किया ना, चुन चुन कर बदले लूँगा। व्हाट रबिश, गिरगिट से भी ज़्यादा घटिया रंग बदलता है ये। हिमांशी ने अपनी गर्दन नहीं महिलाते हुए कहा। ये सुनकर विप्लव एक नज़र हिमांशी की तरफ देखने के बाद अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चलो तुम्हें कमरे दिखाता हूँ, उसके बाद चुपचाप रेडी होकर नीचे आ जाना, हल्दी है आज। अनमोल विप्लव की बात सुनकर बोला, हल्दी खत्म हो चुकी है, फिर संगीत की तैयारी हो रही है। अनमोल की बात पर विप्लव हिमांशी की तरफ घूर कर देखते हुए बोले, तुम्हारे कारण मैं अपने ब्रो को हल्दी नहीं लगा पाया, इडियट। इतना कहकर विप्लव मुंह बनाते हुए मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है। अनमोल जाते हुए विप्लव को एक नज़र देखने के बाद हिमांशी की तरफ देखकर बोला, सोच लो इस आदमी को डेट करना है या फिर नहीं, क्योंकि उसका दिमाग उसके घुटने में है। हिमांशी अनमोल की बात पर उसकी तरफ देखने लगी, जिस पर रिया अनमोल के पेट पर कोहनी मारने के बाद हिमांशी से बोली, चलो। वो अंदर चला गया। उनकी बातों को सोचना बंद करो, क्योंकि इन्हें तो मैं भी बेवकूफ़ लगती हूँ, बट देखो मुझसे की है ना उन्होंने शादी। इतना कहकर रिया हिमांशी के हाथ को पकड़कर उसे मैरिज हॉल के अंदर ले जाती है। अनमोल उन दोनों को जाता हुआ देखकर छोटा सा मुँह बनाते हुए उसके पीछे चला आता है। जब सभी लोग अंदर आते हैं और हिमांशी भी उन लोगों के साथ अंदर आती है, तो वहाँ पर अभी भी हल्दी चल रही थी, जिसे देखते हुए रिया अनमोल की तरफ तिरछी आंखों से देखकर बोली, झूठ क्यों बोल रहे थे, यहाँ पर तो हल्दी अभी भी चल रही है। जिसे सुनकर अनमोल अपनी आंखें चढ़ाते हुए, तुम्हें मेरे झूठ को सच करने के लिए कौन रहा है? अनमोल की बात पर रिया घूरकर उसकी तरफ देखती है। जब अक्षिता की नज़र हिमांशी पर जाती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, अक्षिता हिमांशी को बुरी तरीके से घूरते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा उसके सामने आकर बोली, तू जी हाँ के कर रही है छेरी? अक्षिता को वहाँ देख हिमांशी की आंखें हैरानी से भरी और जल्दी से बोली, दीदी। अक्षिता हिमांशी के बात को बीच में काट अपने दांत पीसते हुए उसके हाथ को पकड़ उसे साइड में लाकर बोली, बड़े बाबूजी के दाह संस्कार में आने के लिए थारे को छुट्टी कोनी मिली और तू यहाँ ब्याह देखने आ गई? अक्षिता की बात पर हिमांशी जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए, रिया दीदी ने फ़ोन किया था कि विप्लव का एक्सीडेंट। वाह, मतलब तो जिस छोरी ने अभी तक भूली कोनी और विदेश से भागी जिसके लिए जी हाँ आ गई। अक्षिता ने हिमांशी के बात को बीच में काट गुस्से से कहा, जिसे सुनकर हिमांशी अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोली, मैं नहीं भूल पाई उसे, हार गई अपने दिल के आगे। सच में तू सिर्फ अपने दिल के आगे कौन ही हारी छोरी, तूने बाबूसा को भी हरा दिया। अक्षिता ने हिमांशु को घूरते हुए, जिस पर हिमांशी अपना सर जल्दी से नहीं महिलाते हुए अक्षिता की तरफ देखकर, ऐसा नहीं होगा, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ यहाँ 2 दिन के लिए आई हूँ, वो भी लीव के बेस पर फिर मैं वापस चली जाऊँगी अपनी पढ़ाई पूरी करने। हिमांशी की बात पर अक्षिता वहाँ पर शोभित और बाकी गुम को हल्दी लगा रहे विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, तू जी हाँ उस बाबले चंद के वास्ते आई से ना, पर थारे को पता कौन है उस छोरे को अपनी खुद की ज़िंदगी के फैसले लेने के कौन ही आदत, तू उसके साथ कैसे रहोगी? हिमांशी अक्षिता के बाद से विप्लव की तरफ देखने लगी, जो कि डीजे वाले से कुछ कह रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान और शरारत मौजूद, और वह विप्लव नहीं था जिससे कुछ देर पहले वो एयरपोर्ट पर मिली थी, बल्कि ये वही था जो हर टाइम बदमाशी करता रहता था। जिसे देखते हिमांशी हल्का सा मुस्कुराकर अक्षिता से बोली, कोई बात नहीं, उसके फैसले मैं ले लूँगी, उसकी शरारतों से पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और हर रोज़ कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो कहेगा कुछ मैं कहूँगी और इसी तरह हमारी ज़िंदगी कहने और सुनने में निकल जाएगी।
हिमांशी की बात पर अक्षिता उसे हाथ को पकड़ उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोले, मारे को अच्छे से पता है तू अभी भी प्यार में बावली अंधी सब हो रही से, लेकिन जब तू बड़ी होगी और थारे बुद्धि में भरा गोबर बाहर निकलेगा, थारे को समझ आवेगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की से। हिमांशी अक्षिता के बात पर उसके आंखों में देखते हुए, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचने पर। मुझे पता है आप मेरी बड़ी बहन हो, इसलिए आपको मेरी फिक्र है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुश रहूँगी उसके साथ। अक्षिता की हिमांशी की बातों को सुनते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके जिद के आगे कुछ कह भी नहीं पा रही थी, जिसे देखते हुए हिमांशी अक्षिता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं सब लोगों से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर हिमांशी सारंग फैमिली से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। जब हिमांशी इस लिविंग हॉल से चलते हुए आगे बढ़ती है तो विप्लव बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ उसे लिविंग हॉल में खींच लेता है, तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और हिमांशी हैरानी से उसे देखने लगती है। महक जो कि वैशाली के साथ बैठी थी, हिमांशी को देखकर हैरान होते हुए बोली, हिमांशी यहाँ क्या कर रही है? वैशाली महक की बात सुनकर बोली, इनविटेशन दिया है ना तो आना तो पड़ता है। जिसे सुनकर महक उसे कुछ कहते उससे पहले नित्या महक की तरफ देखते हुए बोली, हिमांशी लाइक विप्लव। नित्या की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, क्या? नित्या महक की बात पर अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ वो विप्लव को पसंद करती है और शायद अब बता भी दिया होगा कि वो विप्लव को पसंद करती है। नित्या की बात पर वहाँ पर बैठी मीरा उसकी तरफ देखते हुए, और आपको कैसे पता चला इस बारे में? क्योंकि उसका प्यार उसकी आंखों में दिखता है, नित्या ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन विप्लव हिमांशी को इस तरीके से लिविंग हॉल में लेकर क्यों आया है? जिस पर वैशाली जो कि लिविंग हॉल के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, महक की बात पर बोली, विप्लव को मारो गोली, वो तो कुछ भी मेढक जैसे हरकतें करता रहता है। आप अपने पति को देखो वो किसके साथ आ रहा है। वैशाली की बात पर सबकी नज़रें एंट्रेंस की तरफ घूम जाती है, जहाँ पर एक 28 साल की लड़की जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था मृत्युंजय के साथ चलते हुए अंदर आते हुए बात कर रही थी, और वो दिखने में ही फॉरेनर प्लस इंडियन लग रही थी। जिसे देखते हुए महक वैशाली से बोली, शायद उनकी कोई प्रोजेक्ट पार्टनर होगी। महक की बात और वैशाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन वो लड़की भैया को चमकती आंखों से काहे देख रही है? महक वैशाली की बात पर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुम कुछ भी सोचती रहती हो, तुम्हें पता है ना मृत्युंजय कैसे है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा